सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बिहार चुनाव में रावण की एंट्री क्यों हुई, इसकी चुनावी चाल आपको समझाएंगे। आज के इस बुलेटिन में दूसरी खबर होगी, तेज प्रताप ने तेजस्वी को क्यों दी नसीहत, ये आपको समझाएंगे। तीसरी खबर होगी, बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ये आपको बताएंगे। और चौथी खबर होगी, जेडीयू सांसद ने जेडीयू बीजेपी को जुड़वा भाई क्यों बताया है। तो इन्हीं खबरों के साथ साथ चुनावी चाल आपको समझाएंगे, ये खबर आपको बताएंगे और ये भी समझाएंगे किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ी हुई है। लेकिन शुरुआत सबसे पहले विजयदशमी के दिन जेडीयू ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद को रावण के रूप में दिखाया, जिस पर सियासी वार पलटवार काफी तेज हो गया है। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। विजयदशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। पूरा देश विजयदशमी की खुशियों में खोया हुआ है। अभी रावण दहन की तैयारी ही चल रही थी कि जनता दल यूनाइटेड ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करके बिहार की सियासत का पारा चढ़ा दिया। जेडीयू की ओर से जारी किए गए वीडियो में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को रावण के रूप में दिखाया गया, वहीं राम के रूप में बिहार की जनता को दिखाया गया है। कैप्शन में लिखा है, इस विजयादशमी पर बिहार की जनता बुराई का समूल नाश कर देगी। बुराई हमेशा हारती आई है, इस बार भी हार होगी। जीत बिहार की होगी, जीत बिहार की जनता की होगी। बिहार की जनता को तो एहसास है, अराजकता, अपराध, भ्रष्टाचार, लंपटगिरी, रंगदारी, उसका तो राजद साक्षात प्रमाण रहा है। अभी जेडीयू के वीडियो पर सियासी बहस चल ही रही थी कि बीजेपी की ओर से प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को रावण के रूप में दिखा दिया। नीरज कुमार ने लिखा, ये चित्र ठीक वैसा ही संदेश दे रहा है। रावण जैसे अहंकारी शक्तियों का पतन निश्चित है। आरजेडी के रावण को बीजेपी के राम का बाण लग चुका है। अब लंका में दीप जलाने का समय है। बिहार को असुरी शक्तियों से मुक्त कर विकसित राज्य बनाने का समय है। सभी बिहार वासियों ने इसमें आहुति देने का मन बनाया है। आरजेडी पर बीजेपी और जेडीयू की वार ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। कांग्रेस ने तेजस्वी के समर्थन में बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि बिहार की जनता देवपुत्र है और इस बार जनता चुनाव में बीजेपी रूपी राक्षसों का सिर कुचल देगी। तय जानिए, बिहार में 20 साल से कायम रावणी सरकार इस वर्ष खत्म हो रही है। बिहार में चुनाव है और पूरा बिहार चुनावी मोड में आ चुका है। मौसम त्योहार का है और त्योहारों पर भी चुनाव का रंग चढ़ चुका है। विजयदशमी का दिन है, ऐसे में राजनीतिक दलों के नेताओं ने बुराई के प्रतीक रावण का जिक्र कर एक दूसरे पर वार पलटवार शुरू कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको चुनाव की चाल समझाते हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और बिहार का माहौल पूरी तरह से चुनावी हो चुका है। राजनीतिक दल के नेताओं के बीच वार पलटवार काफी तेज हो चुका है। चूंकि त्योहारों के महीने में चुनाव होने जा रहा है, तो ऐसे में नेताओं ने भी एक दूसरे पर वार पलटवार के लिए त्योहारों के प्रतीकों के जरिए ही वार पलटवार करना शुरू कर दिया है। आज विजयादशमी का दिन है और विजयादशमी को रावण वध की प्रथा है। देश भर में बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर रावण दहन की परंपरा है। तो चुनाव की चाल अब आप समझिए। देखिए, राजनीतिक दलों के नेता रावण के बहाने एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। जेडीयू ने एआई वीडियो जारी कर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर निशाना साधा। जेडीयू ने एआई वीडियो में लालू प्रसाद को रावण के रूप में दिखाने की कोशिश की और रावण बताने की कोशिश की। बिहार की जनता को फिर राम बताकर चुनाव में वध करने की बात लिखी। वहीं बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर 10 सिर वाली तस्वीर के सहारे निशाना साधा। आरजेडी के समर्थन में बीजेपी जेडीयू को कांग्रेस की ओर से जवाब दिया गया।
एनडीए सरकार को कांग्रेस प्रवक्ता ने रावण की सरकार बताया और यह भी कहा कि इस बार इस रावण रूपी सरकार का दहन होगा। हालांकि देखना होगा कि इस बार इस कहां पर किसको कितना फायदा मिलता है और किसको नुकसान पहुंचता है। बढ़ेंगे आखिर बात अगली खबर की। तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को नसीहत दी है। तेज प्रताप ने कहा कि राम कौन लक्ष्मण कौन, इसका ख्याल रखें। तेजस्वी छोटे भाई हैं, मर्यादा का ख्याल रखें। तेजस्वी यादव की तेज प्रताप की नसीहत पर सियासी बहस भी छिड़ गई है। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। अपना बुद्धि विवेक भी लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। आज विजयदशमी है, यानी बुराई पर अच्छाई का त्योहार। आज के दिन जहां बुराई रूपी रावण का दहन होता है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की खूब चर्चा होती है, क्योंकि अच्छाई के प्रतीक राम ही रावण का वध करते हैं। चूंकि बिहार में चुनाव है, तो नेता लोग भी इन बातों का जिक्र करना नहीं भूलते। तो छोटे भाई तो उनको ना मर्यादा देखना चाहिए। परिवार और पार्टी से निकाले जाने के बाद खुद की पार्टी के जरिए अपनी राजनीतिक वजूद बनाने निकले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को मर्यादा का ख्याल रखने की नसीहत दी है। छोटे भाई हैं तो उनको समझना चाहिए कि कौन राम है कौन लक्ष्मण है। लोकसभा चुनाव में आपने कैंडिडेट किया है, कौन राम है कौन लक्ष्मण है, तो छोटे भाई तो उनको ना मर्यादा देखना चाहिए, हर एक चीजें देखना चाहिए, बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी इस बात का ख्याल रखें कि राम कौन लक्ष्मण कौन। छोटे भाई हैं, मर्यादा का ख्याल रखें, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें। तो खैर इन चीजों पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। वो जो भी कर रहे हो वो अपना बुद्धि और विवेक से कर रहे होंगे। हो सकता है कि उनको जचंद लोग बोल रहे होंगे, तो अपना बुद्धि विवेक भी लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। तेजस्वी यादव को तेज प्रताप की नसीहत पर सियासी बहस भी छिड़ गई। एनडीए नेताओं ने दोनों भाइयों पर तंज कसा है। चाहे तेज प्रताप यादव हो चाहे तेजस्वी यादव हो, दोनों ही व्यवहारिक शिक्षा से काफी दूर रहे, जिस कारण से तेजस्वी तेज प्रताप की लड़ाई अब सड़क पर आ चुकी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि ये कोई राजनीतिक विवाद नहीं, ये दो भाइयों के बीच का मामला है, सुलझ जाएगा। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों भाई हैं और दोनों के बीच ये आपस का मामला है। दरअसल ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है और मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों जो पारिवारिक मसला है उसे मिलजुल कर सुलझा लेंगे। और तेज प्रताप जी कोई अलग नहीं है, तेज प्रताप जी हम लोगों के साथ हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा था कि जो पार्टी में है टिकट सिर्फ उसी को मिलेगा। इसी जवाब पर तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए छोटे भाई तेजस्वी को नसीहत दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको चुनाव की चाल समझाते हैं। देखिए तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को क्यों नसीहत दी है, अब आप इसे समझिए। इसी नसीहत को समझने के लिए लालू परिवार की राजनीति को समझना जरूरी है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, जबकि तेजस्वी यादव छोटे बेटे हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में एक साथ ही लालू प्रसाद के दोनों बेटों की चुनावी राजनीति में एंट्री हुई थी। तेज प्रताप महुआ सीट से विधायक बने, जबकि तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। चुनाव जीतने के बाद तेज प्रताप यादव मंत्री बने, जबकि तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम बनाए गए। अब चुनाव की चाल तो समझिए। समय के साथ तेजस्वी यादव राजनीति में आगे बढ़ते चले गए और समय के साथ राजनीति में छोटे भाई से पिछड़ते चले गए तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव कई बार विवादों में भी रहे। इसी साल तेज प्रताप यादव की एक तस्वीर वायरल हुई। लालू प्रसाद ने तेज प्रताप को पार्टी से और परिवार से बाहर निकाल दिया। तेज प्रताप ने फिर अपने बल पर खुद को राजनीति में खड़ा करने की कोशिश शुरू की। तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल के नाम से एक राजनीतिक पार्टी बनाई है। चुनाव की चाल तो समझिए। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को क्यों नसीहत दी है, इसे आप समझिए।
तेजस्वी यादव को अर्जुन बताते रहे हैं तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप खुद को अर्जुन का कृष्ण बताते हैं और तेज प्रताप यादव खुद को किंग मेकर भी बताते रहे हैं। इसी बीच तेज प्रताप को आरजेडी से टिकट पर तेजस्वी से सवाल पूछा गया था। तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप को टिकट पर दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि टिकट उसी को मिलेगा जो आरजेडी में है। अब तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई तेजस्वी यादव को नसीहत दी है। तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव को मर्यादा में रहने की सलाह दी। राम और लक्ष्मण का उदाहरण देकर मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। तेज प्रताप ने एक बार फिर तेजस्वी यादव को जयचंदों से सावधान भी किया है। हालांकि ये बात जो भी हो, लेकिन बिहार की सियासत इस पर गर्मा गई है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। 4 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार आ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार पटना में राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलेंगे। बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। माना यह जा रहा है कि इसके कुछ दिनों के अंदर ही बिहार विधानसभा चुनाव हो जाएगा, क्योंकि 22 नवंबर को बिहार विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल समाप्त हो रहा है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। एक तरफ राजनीतिक दल, नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं, तो दूसरी ओर निर्वाचन आयोग भी बिहार में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर तैयार है। 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद 4 अक्टूबर यानी शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार निर्वाचन आयोग की टीम के साथ बिहार आ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार पटना में राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलेंगे। बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक चलेगी। हर चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की टीम प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए दौरा करती है। ऐसा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जमीनी तैयारी का जायजा लेने के लिए किया जाता है। बता दें कि 22 नवंबर को बिहार विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में उससे पहले चुनाव करवाना और विधानसभा का गठन होना जरूरी है। माना जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के बिहार दौरे से कुछ ही दिनों के अंदर चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। 2020 में 3 चरण में मतदान की प्रक्रिया 7 नवंबर तक पूरी हो गई थी और 10 नवंबर को चुनाव के रिजल्ट आ गए थे। देखना होगा इस बार कितने चरण में बिहार विधानसभा के चुनाव होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चुनाव की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है और चुनाव आयोग की तरफ से सभी दलों के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक होनी है। ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, आइए अब आपको चुनाव की चाल समझाते हैं। 4 अक्टूबर को चुनाव आयोग की टीम के साथ बिहार आएंगे सीईसी, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार आएंगे। ज्ञानेश कुमार सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और उनके साथ मिलकर चुनाव की तैयारी की समीक्षा करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा ज्ञानेश कुमार लेने वाले हैं। देखिए, हर चुनाव से पहले जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं, चुनाव से पहले चुनाव वाले राज्य का ईसी दौरा करती है, यानी निर्वाचन आयोग का दौरा होता है। दौरे के कुछ दिनों के अंदर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है और यही वजह है कि माना जा रहा है कि इसी महीने अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान बिहार में किया जा सकता है। चुनाव की तारीखों के ऐलान में त्योहारों का भी खास ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि अभी नवरात्र के बाद अब दिवाली है और छठ पूजा है, तो दीपावली और छठ पूजा के बाद ही मतदान संभव है। माना यह जा रहा है कि इस बार भी 2 या 3 चरण में वोटिंग कराई जा सकती है। मतलब बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरण में या 2 चरण में कराए जा सकते हैं और 15 से 20 नवंबर तक विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ सकता है। चूंकि 22 नवंबर तक नई विधानसभा का गठन होना है, तो ऐसे में 22 नवंबर से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और अगर बात हम 2020 की करें, यानी 2020 के विधानसभा चुनाव की, तो 25 सितंबर 2020 को चुनाव का ऐलान हुआ था। 2020 में भी 3 चरण में ही मतदान बिहार में कराए गए थे, मतलब 3 फेज में वोटिंग कराई गई थी। वो 3 फेज की जो तारीख है वो भी आपको बता देते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव की
जो वोटिंग कराई गई थी, पहला फेज 28 अक्टूबर को रखा गया था, दूसरा फेज 3 नवंबर को और 7 नवंबर को तीसरे चरण की वोटिंग कराई गई थी, जबकि 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे आए थे। अब चुनाव की बात हो ही रही है तो विधानसभा की सीटों से लेकर पिछले चुनाव में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ी, ये सब कुछ समझना भी जरूरी है। तो आपको बता देते हैं कि बिहार की 243 सीटों में से 125 सीटें जीतकर एनडीए ने फिर से बिहार में सरकार बनाई, जबकि महागठबंधन के खाते में 110 सीटें ही आई थी। और आइए अब आपको पार्टी वाइज रिजल्ट बताते हैं, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। तो एनडीए की बात करते हैं। बीजेपी को 110 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार उतारे गए थे, 74 सीटों पर जीत मिली थी। जेडीयू ने 115 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, 43 सीट पर जीत मिली थी और स्ट्राइक रेट 37.39% था। और बीजेपी का स्ट्राइक रेट भी आप देख रहे हैं 67.30% था। हम पार्टी की 7 सीट पर चुनाव लड़ी, 4 सीट पर जीत मिली थी, 57.14% स्ट्राइक रेट रहा। और वीआईपी 11 सीट पर चुनाव लड़ी थी, 4 सीट पर जीत पाई थी, 36.36% स्ट्राइक रेट रहा था। ये 2020 का रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं। और अब बात महागठबंधन की कर लेते हैं। आरजेडी ने सबसे ज्यादा 144 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, 75 सीटों पर जीत मिली थी, 52.08% स्ट्राइक रेट रहा था। कांग्रेस ने 70 सीट पर चुनाव लड़ा था, 19 सीट जीत कर आई थी, 27.14%। लेफ्ट पार्टी 29 सीटों पर लड़ी, 16 सीट जीत पाई थी, 55.17% स्ट्राइक रेट रहा था। और ऐसे में इस बार देखना होगा कि क्या सियासी लड़ाई देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ अन्य पार्टियों की बात कर लेते हैं। एलजेपी की बात कर लीजिए, 135 सीट पर चुनाव लड़ा था, 1 सीट पर जीत मिली थी। और आरएलएसपी 104 सीट पर लड़ी थी, 1 भी सीट नहीं जीत पाई। एआईएमआईएम ने 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, 5 सीट पर जीत मिली थी। बीएसपी ने 80 सीट पर बिहार में चुनाव लड़ा था, 2020 में 1 सीट पर जीत मिली थी। तो एक एक करके हमने आपको बताया कि पार्टी दर पार्टी किस तरीके से पार्टियों को जीत मिली। और अब बात करते हैं साल दर साल। देखिए, साल 2010 में 141 सीट पर चुनाव लड़े गए थे, 115 सीट पर जेडीयू को जीत मिली थी। नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट आपको बता रहे हैं 81.5% था और वोट 22.58% मिले थे। 2015 में 101 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे, 71 सीट पर जीत मिली थी, स्ट्राइक रेट 69.1% रहा था। 2020 में 115 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे जेडीयू ने, 43 सीट पर जीत मिली थी और 37% स्ट्राइक रेट रहा था। नीतीश कुमार का ये स्ट्राइक रेट हमने आपको बताया। और देखिए, फिलहाल यही स्ट्राइक रेट और इससे आगे बढ़ने की कोशिश सभी राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। देखना होगा कि इस बार बिहार की जनता किसे अपना प्यार देती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।